बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट थी। मैं जब भी अस्पताल केस करने के लिए जाती तो एक कम उम्र लड़की रोज मेरे पाँव में गिर जाती और बोलती कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं हामिला हो जाऊं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता और मैं उसको खूब झाड़ कर चली जाती। आज जूं ही वो आई, मैंने तंग आकर उसे एक अल्ट्रासाउंड करने वाली जल पकड़ा दी और बोली कि इससे हो जाओगी हामिला। यूं कुछ दिन के बाद जब वो मेरे पास आई तो बोली, मैं तो वो जेल लगाने से सच में हामिला हो गई हूं। मैंने मजाक उड़ाते हुए जूं ही उसका अल्ट्रासाउंड किया तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि वो तो सच में। मेरा नाम सानिया है और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरा एक भाई और भी था, पर जब वो छोटा सा था उसकी डेथ हो गई थी। ये सदमा मेरी अम्मी से बर्दाश्त ना हुआ, वो भी इस दुनिया से चली गईं। मेरी अम्मी की वफात के फौरन बाद मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मैं हैरान थी कि मेरे अब्बू मेरी अम्मी को कहते थे कि मैं किसी और औरत के बारे में तुम्हारे अलावा सोच भी नहीं सकता। फिर अब्बू ने अम्मी के मरने के फौरन बाद आखिर शादी क्यों कर ली? ये सवाल अक्सर मेरे दिमाग में गर्दिश करता था। अब्बू ने आखिर दूसरी शादी क्यों की? मैंने जानने की बहुत कोशिश की, पर मुझे ना पता चला। अब्बू ने मुझे कभी अपनी दूसरी बीवी से ना मिलाया, ना उसे अपने घर में लेकर आए। मैंने काफी बार अब्बू से कहा कि मुझे अपनी दूसरी बीवी से मिलवा दें, पर अब्बू कहते कि मैं नहीं मिलवा सकता, मेरी मजबूरी है। मुझे तो आज तक अपने अब्बू की मजबूरी भी समझ में ना आई थी। मुझे कभी कभी बड़ा तजस्सुस होता अपने अब्बू की दूसरी बीवी को देखने का, पर अब्बू ने तो कभी भी ये भी ना बताया था कि आखिर वो कहाँ है। बस अब्बू ने मुझे इतना बता रखा था कि उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। मैं अस्पताल में थी, अभी अभी थक कर अपने कमरे में आकर बैठी थी कि उसी वक्त मेरी असिस्टेंट ने आकर बताया कि एक लड़की आई है और आपसे मिलना चाहती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि इस वक्त मैंने किसी से नहीं मिलना, तुम उसे वापस भेज दो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैम वो बहुत परेशान है और आपको शायद जानती भी है, उन्हें आपका नाम भी मालूम है। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं पहले ही बहुत थकी हुई थी। मैंने गुस्से में कह दिया कि जब एक बार कहा है कि किसी से नहीं मिलना तो क्यों जिद कर रही हैं? उन्हें बोल दें कि अभी मैं बिजी हूं, कल आ जाइएगा। वो परेशान होकर बाहर चली गई। मैं कुछ फाइल्स उठाकर देखने लगी। एक फाइल पर मेरी नजर पड़ी। मैंने अपनी असिस्टेंट को बुलाकर पूछा कि ये फाइल किसकी है और यहां पर क्या कर रही है? ऐसा मेरे पास कोई केस नहीं आया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं है, आप बड़े डॉक्टर से पूछ लें, शायद किसी की गलती से यहां आ गई हो। उसी वक्त बड़े डॉक्टर साहब भी राउंड पर थे। मैंने जाकर उनसे पूछा कि ये फाइल किसकी है। वो कहने लगे कि आपने शायद गौर से नहीं देखा, ये आपके कल वाले पेशेंट की फाइल है। मैंने किसी से मजीद बहस ना की और कहा हाँ उसी की है, पर मैं परेशान हो गई थी कि ये फाइल मेरे तो किसी पेशेंट की नहीं थी। फिर वो कैसे कह रहे थे कि ये आपके पेशेंट की है? मैं वो फाइल लेकर घर आ गई। घर आकर मैंने वैसे ही वो टेबल पर रख दी और कमरे में चली गई। न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी रात की ड्यूटी थी, इस वजह से काफी देर हो गई थी, तो मैं आते ही सो गई। सुबह अब्बू के बुलाने पर मेरी आंख खुली। मैंने ऊँघते हुए कहा मुझे सोने दें। मैंने उनकी बातों पर गौर ना किया। वो न जाने मुझसे कुछ फाइल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी, वो सोई रहीं। न जाने कब मैं उठी। फ्रेश होने के बाद मैंने नाश्ता किया। अचानक मुझे उस फाइल का ख्याल आया। मैं इर्द गिर्द देखने लगी। मैंने अब्बू से पूछा, वो कहने लगे कि मुझे तो मालूम नहीं है। मैं परेशान हो गई। अगर मुझसे बड़े डॉक्टर ने पूछ लिया या फिर वो किसी और डॉक्टर के पेशेंट की हुई तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं वो फाइल ढूंढने लगी, पर मुझे वो फाइल कहीं से ना मिली। मैं काफी हद तक परेशान हो चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने फाइल टेबल पर आकर ही रखी थी। घर में और होता भी कौन था मेरे और अब्बू के सिवा? फिर आखिर वो फाइल कहाँ गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो फाइल मुझे कहीं से ना मिली। रात के वक्त जब मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे यही डर लगा रहा कि कोई मुझसे उस फाइल के मुतालिक ना पूछ ले। पर कहते हैं ना कि जिसका डर होता है वही होकर रहता है। मैं जो मेरा मखसूस कमरा था उसमें आकर बैठी। इतने में एक डॉक्टर आया, उसके साथ एक लड़का था। डॉक्टर ने मुझसे फाइल के बारे में पूछा। मैं एकदम घबरा गई और कहा कि वो तो मैं घर ले गई थी और घर ही रह गई है, मैं कल लेती आऊंगी। डॉक्टर ने मुझे डांट दिया। मैंने ज्यादा महसूस ना किया। डॉक्टर के साथ जो लड़का था उसकी निगाहों से अजीब सी उलझन होने लगी थी मुझे। वो मुझे बार बार गौर से देख रहा था, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कौन हूं। मुझे भी उसमें कुछ महसूस हुआ था जो मैं उसे बार बार देख रही थी।
डॉक्टर के साथ बाहर निकलते हुए भी उसने मेरी तरफ देखा। अब मैं सोचने लगी कि मैं वो फाइल कहाँ ढूंढूंगी। डॉक्टर ने तो मेरी जान ही निकाल लेनी है अगर डॉक्टर को पता चल गया कि उस फाइल के बारे में वो मैंने गुम कर दी है। जब मैं घर आई, मैं तब भी बहुत परेशान थी। अचानक मेरी नजर टेबल पर गई। फाइल उधर ही पड़ी हुई थी। मैंने हैरानगी से देखा, ये कहां से आ गई थी यहाँ। मुझे अच्छी तरह याद था कि सुबह मैंने बार बार इस जगह इसको देखा था। वो फाइल उधर मौजूद न थी। अब वो कहां से आ गई थी। मैंने वो फाइल उठाई। वो वैसी ही थी जैसे मैंने रात को रखी थी, पर उस फाइल में अजीब सी खुशबू थी, हल्की हल्की, जैसे किसी ने खुशबू लगाई हो फिर फाइल को अपने साथ लगाया हो। इस तरह की हल्की हल्की खुशबू थी। मुझे वो खुशबू जानी पहचानी लगी, जैसे मैंने पहले भी कहीं इसको सूंघा हो, पर मुझे याद ना आया। मैंने शुक्र अदा किया कि फाइल मेरे सामने आ गई है, वरना तो बड़े डॉक्टर की हजार हजार बातें मुझे सुनने को मिलनी थी। मेरी परेशानी अब कदरे कम हो गई थी। मुझे उस लड़के का ख्याल आया। आखिर वो कौन था? मैं क्यों उसको बार बार देख रही थी और वो मुझे क्यों ऐसे देख रहा था जैसे मुझे जानता हो। यही सोचती सोचती मैं सो गई। सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो अब्बू वो वाली फाइल देख रहे थे। मैंने हैरानगी से अब्बू के चेहरे पर छाई परेशानी देखी और जाकर अब्बू से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। वो एकदम से हड़बड़ा गए और कहने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये फाइल किसकी है। मैंने अब्बू के चेहरे पर छाई हुई परेशानी एक बार फिर से देखी और कहा कि ये एक मरीज की फाइल है, परसों घर लाई थी पर मुझे मिली नहीं, कल रात टेबल पर पड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर अब्बू मजीद परेशान हो गए। मुझे बिल्कुल भी समझ न आई कि अब्बू इस कदर परेशान आखिर क्यों हो गए हैं। वो तो इतना अम्मी के मरने पर भी परेशान ना हुए थे। मैंने वो फाइल उठाई। चूंकि आज मेरी दिन की ड्यूटी थी, मैं अस्पताल चली गई। वहां जाकर सबसे पहले मैं बड़े डॉक्टर के पास गई। वहां पर वही लड़का डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। मैंने जाकर डॉक्टर को वो फाइल दी। मैं उसकी निगाहें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। मुझे अब उलझन सी होने लगी थी। फाइल देने के बाद मैंने एक नजर उस लड़के को देखा, फिर बाहर जाने लगी। दरवाजे से निकलते हुए मैंने देखा उस लड़के के कहने पर डॉक्टर ने वो फाइल बास्केट में फेंक दी। मुझे इस कदर उस पर गुस्सा आया कि मैं उसकी वजह से इतनी परेशान थी और डॉक्टर ने उठाकर उसे बास्केट में फेंक दिया है। मैं गुस्से में अपने कमरे में आकर बैठी। मेरी असिस्टेंट ने मुझे आकर बताया कि एक केस आया है। मैं उठकर चली गई। जब मैं थककर कमरे में आकर बैठी, पीछे से मेरी असिस्टेंट एक लड़की को लेकर आ गई और कहने लगी कि ये आपसे मिलना चाहती हैं, प्लीज एक बार आप इनसे मिल लें। अपनी असिस्टेंट के भरपूर इसरार पर मैंने उससे कहा कि बैठ जाओ और बताओ कि आखिर मसला क्या है। वो एक कम उम्र लड़की थी। उसकी शक्ल से यूं लग रहा था कि जैसे वो बहुत डरी हुई है या फिर जैसे कोई उसे आकर उठा लेगा, मगर उसकी बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान आ गिरा था। मैंने उसे गुस्से में डांट दिया और अपनी असिस्टेंट से कहा कि आइंदा ऐसे फजूल लोगों को मेरे पास मत लेकर आना, इसे ले जाओ। उस लड़की के आंसू गिर रहे थे। मुझे उसकी समझ न आई कि आखिर वो चाहती क्या थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसके बाद मेरी एक हफ्ते की छुट्टी थी, क्योंकि उस एक हफ्ते में मेरी जगह किसी और डॉक्टर ने आना था। मैंने फैसला किया कि मैं कहीं घूमने चली जाती हूँ, पर मैं ना जा सकी। अस्पताल वालों ने कहा कि वो मुझे कभी भी बुला सकते हैं। आज से पहले कभी भी ऐसा न हुआ था। मुझे यूं अस्पताल वाले अचानक बुला लेते, पर इस दफा उन्होंने ऐसा आखिर क्यों कहा था, मुझे इस बात की भी बिल्कुल समझ न आई थी। मैं अपने घर के लॉन में बैठी हुई थी। अब्बू लॉन में किसी से बात करते हुए आए। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वो किसी से बात कर रहे थे। मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अकेला छोड़ दूंगा तुम्हें। अब्बू को मैंने हैरानगी से देखा। अब्बू की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उन्होंने कॉल बंद कर दी और एकदम से परेशान हो गए, जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हों। मैंने हैरत से पूछा कि अब्बू, आप किससे बात कर रहे थे और इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? अब्बू ने नफी में सर हिलाया और वहां से चले गए। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि अब्बू किससे इस अंदाज में बात कर रहे थे। अब्बू का तो कोई ऐसा दोस्त भी ना था कि जिससे अब्बू इस तरीके से बात करते। अब्बू किसको दूर जाने की धमकियां दे रहे थे? शायद अब्बू की दूसरी बीवी हो जिससे वो इस तरह से बात कर रहे हों, क्योंकि एक शायद वही होंगी कि जिससे अब्बू दूर जाने की धमकियां दे रहे हों। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया अब्बू की दूसरी बीवी को देखने का, क्योंकि अब्बू तो शायद अपने जीते जी मुझे अपनी बीवी को बिल्कुल ही ना दिखाते। मैं अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम थी। मेरा मोबाइल बजने लगा।
मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कोई लड़का बोल रहा था, कैसी हैं आप आपी? मैंने मोबाइल कान के साथ से हटाकर नंबर को देखा। कोई नया नंबर था। मैंने गौर ना किया। मैंने कॉल कट कर दी, मगर फिर से कॉल आने लगी। मैं जब भी कट करती फौरन से फिर से कॉल आना शुरू हो जाती। मैंने गुस्से में कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से फिर से किसी ने यही कहा, कैसी हैं आप आपी? क्या हाल है? मैंने गुस्से में पूछा कि आप कौन हैं और कॉल क्यों की है? आइंदा से मुझे कॉल मत करिएगा। मैं कट करने ही वाली थी। दूसरी तरफ से वो कहने लगा कि आपका भाई हूं। मुझे वो कोई पागल ही लगा था। मैंने कॉल कट कर दी, पर मुझे समझ ही ना आई कि उसने ऐसा आखिर क्यों कहा है। वो मेरा भाई है। वो मुझसे क्या कहना चाहता था? इतने में अस्पताल से कॉल आ गई। उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं अस्पताल पहुंची। जल्दी से बड़े डॉक्टर ने कहा, इतना जरूरी काम नहीं था कि आप इतना जल्दी पहुंच गई हैं। बस एक मरीज ही देखना था। मुझे डॉक्टर पर अब शदीद गुस्सा आया, पर मैंने कुछ भी ना कहा। मरीज को चेक करने के बाद मैं दूसरी जानिब जा रही थी कि अचानक से वो लड़की फिर से मेरे सामने आ गई, जिसे उस दिन मेरी असिस्टेंट लेकर आई थी। वो लड़की फिर से मेरे पाँव में गिर गई और कहने लगी कि प्लीज मेरा काम कर दें। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये लड़की मेरा भी अस्पताल में तमाशा बनाना चाहती थी। मैंने उसे सीधा किया और कहा कि क्या पागलपन है? मुझे तो तुम एक पागल लड़की लगती हो। पहले जाकर किसी से अपने दिमाग का इलाज कराओ, फिर आना मेरे पास। मैंने उसे गुस्से में कहा और वो चली गई। वो पीछे से मुझे बेबसी से देख रही थी और गुस्से में मैं आगे की तरफ जा रही थी। अचानक मेरे सामने वो लड़का आया और मुझे गुस्से में यूं घूरने लगा कि जैसे मैंने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैं भी उसको घूरती हुई वहां से चली गई। मुझे ये समझ ही ना आ रही थी कि ये कौन है और मुझे ऐसे आखिर क्यों देखता है और आखिर चाहता क्या है मुझसे। जब मैं घर आई, मैं काफी परेशान थी। घर आते ही मेरा ऐसे मोबाइल बजने लगा कि जैसे किसी को इंतजार हो कि मैं कब घर पहुंचती हूँ। मैंने मोबाइल कान के साथ लगाया और दूसरी तरफ से कोई गुस्से में बोला, कोई अगर किसी उम्मीद से आपसे कोई काम करने को कहे और वो काम आपके बस का ना हो, तो किसी को जलील मत किया करो। कभी कभी झूठी उम्मीद भी इंसान का हौसला बुलंद कर देती है, और मुझे आपसे किसी के साथ ऐसे रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। उस शख्स ने ये कहकर कॉल कट कर दी और मैं हैरानी से मोबाइल देख रही थी। ये कौन था और मुझे क्या कह रहा था? मुझे उसकी बातों की कुछ भी समझ ना आ रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई। रात काफी हो चुकी थी, पर मैं अभी तक अब्बू का इंतजार कर रही थी। वो अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे परेशानी होने लगी थी। आखिर वो किधर जा सकते हैं? वो तो कभी मुझे अकेला छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के पास भी नहीं रहे थे। फिर आज आखिर वो किधर चले गए थे? मैं बार बार बाहर टहलती हुई दरवाजे की तरफ देख रही थी। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं बार बार उन्हें कॉल कर रही थी, पर उनका नंबर बंद जा रहा था। काफी रात को वो घर आए। जब वो घर में दाखिल हुए, वो किसी से बात कर रहे थे। मैंने कहा है ना, मेरी बस यही एक ख्वाहिश है। उसके बाद या मेरा इंतखाब करना या फिर उस लड़की का। मैं मजीद कुछ उसके साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसका घर बार नहीं है, और तुमने उसे साथ रखा हुआ है। अब्बू ना जाने किससे बातें लगे हुए थे। मैं हक्का बक्का अब्बू को देख रही थी। आखिर वो कौन था अब्बू के साथ कॉल पर? कॉल किसकी थी जिस पर अब्बू इतना गुस्सा हो रहे थे? मैं अब्बू के चेहरे पर छाया गुस्सा देखकर एकदम से परेशान हो गई। मैंने अब्बू से कोई सवाल जवाब ना किया और कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि उस वक्त अगर मैं कुछ पूछती तो मुझे ही डांट पड़नी थी। मुझे अब उस लड़के का ख्याल आने लगा कि आखिर वो कौन था और उसने मुझे कॉल क्यों की थी। साथ ही मुझे उस लड़की का ख्याल आया। वही मुझे ऐसा काम कह रही थी जो नामुमकिन हो, और वो लड़का भी इस बारे में ही बोल रहा था। ये सब क्या था? उसके पास मेरा नंबर कहां से आया? क्या वो मुझे जानता है? पहले उसने मुझे आप ही कहा था। सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग अब फटने लगा था। मैंने उस लड़के को कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने मोबाइल रख दिया और कमरे से बाहर चली गई। अब्बू अभी भी मोबाइल पर उसी के साथ लगे हुए थे। न जाने कौन था और अब्बू उसे क्यों इतना डांट रहे थे। मुझे तो बिल्कुल भी समझ ना आ रही थी। मैं फिर से अपने कमरे में आ गई। फिर से उसका नंबर ट्राई किया। काफी टाइम के बाद उसने कॉल रिसीव की। मैं उससे पूछने लगी कि तुम उस लड़की को जानते हो? कहने लगा कि कौन सी लड़की? मैंने कहा, अच्छा वो बाद में बताना, पहले ये बताओ कि मेरा नंबर कहां से लिया। मैंने गुस्से में पूछा। वो गुस्से में बोला कि कॉल बंद करो, पहले ही तुम्हारे बाप ने। ना जाने वो क्या कहने लगा था।
एकदम खामोश हुआ और कॉल कट कर दी। मुझे गुस्सा आया। वो क्या कहने लगा था? क्या वो मेरे बाप को भी जानता था? वो कौन है? मुझे यूं लगा कि जैसे वो मुझे जानता हो, और उससे बात करके मुझे यूं ही लग रहा था कि जैसे वो मुझे अच्छे तरीके से जानता है और बहुत करीब से जानता हो। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई और ये सोचते सोचते ही न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं अस्पताल गई। अभी जाकर मैं कमरे में बैठी ही थी कि वो लड़की फिर से वहां आ गई और मुझे कहने लगी, प्लीज मुझे कोई इंजेक्शन लगा दें जिससे मैं हामिला हो जाऊं। उसकी ये बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। वो शक्ल से ही काफी मासूम लग रही थी। मैंने तंग आकर उसे अल्ट्रासाउंड की जेल दे दी और कहा कि ये लगाओ, इससे तुम हामिला हो जाओगी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से वो जेल झपटी। उसके लबों पर अब मुस्कुराहट आ गई थी और वो जल्दी से वहां से चली गई। मुझे तो वो कोई पागल ही लग रही थी। रात को जब मैं घर आई तो अब्बू पहले से ही घर पर मौजूद थे। मुझे देखकर कहने लगे, क्या तुम सारा दिन भी अस्पताल, सारी रात भी अस्पताल गुजारोगी? कुछ दिन की छुट्टियां लेकर आराम करो और कल से मत जाना अस्पताल। अब्बा के चेहरे पर परेशानी थी। मैंने कहा कि मैं कैसे ऐसे छुट्टियां ले सकती हूँ, सारा दिन फारिग ही होना होता है, इसी वजह से मैं अस्पताल चली जाती हूँ। मुझसे घर में अकेले और तन्हा रहा नहीं जाता। मेरी बात सुनकर कहने लगे, तन्हा अब रहेगा कौन? पता नहीं, तन्हा रहना मरने के बाद ही तो अब नसीब होगा। अब्बू की बात सुनकर मैंने हैरानगी से अब्बू की तरफ देखा। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? मैंने छुट्टियां लेने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। अचानक से मेरा मोबाइल बजा। मैंने नंबर देखा और कॉल कट कर दी। मुझे अब गुस्सा आया कि ये क्यों बार बार कॉल करता है। फिर से बेइज्जती करानी होगी। न जान न पहचान, खुद से ही बेइज्जती कर दी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। फिर से उसकी कॉल आई। मुझे कहने लगा, क्या मिल सकती हो? एक राज बताना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा। ये क्यों मुझसे मिलने को कह रहा है और ना जाने कौन है और क्या राज बताना चाहता है? मैंने गुस्से में कहा कि मुझे तुमसे ना कोई मिलना है, ना ही मैं तुम्हें जानती हूं। आइंदा मुझे कॉल करने की हिम्मत भी मत करना। ये कहकर मैंने कॉल कट कर ली। पर बाद में मुझे ख्याल आने लगे कि शायद उसने सच में मुझे कोई राज बताने हो। वो क्या कहना चाहता था? मुझसे क्या बताना चाहता था? क्या मुझे मिल लेना चाहिए उससे या फिर नहीं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं काफी दिन अस्पताल न जा सकी। आज जैसे ही मैं अस्पताल आई, सामने ही वो लड़की मुझे नजर आई। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे देखकर मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जेल मुझे दी थी मैंने लगाई और मैं अब हामिला हो गई हूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो सच में ही कोई पागल लड़की थी। मैंने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड किया, पर देखते ही मुझे हैरत का धचका लगा। वो तो सच में हामिला थी। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आई। अभी मैं बैठी ही थी कि अचानक पीछे से वही लड़का अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर उसके साथ था। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अब आप मुझे नहीं छोड़ेंगे? वो लड़का उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर बोला, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उसके बाद वादा करो कि अब्बू को मुआफ कर दोगी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पहले वादा करो। उसके अजीब से सवाल पर मुझे अब धचका लगा। वो क्यों ऐसा कह रहा था? मैंने कहा ओके। उसने कहा कि मैं ही तुम्हें कॉल करता हूं। अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की हुई। अब्बू ने तुमसे ये वाला सच छुपाया हुआ है। अब्बू सच ही कहते थे। अम्मी के बाद वो किसी और औरत के बारे में नहीं सोच सकते, पर अम्मी की मौत की वजह उन्होंने खुद को ठहराया हुआ है। बल्कि वो तो सारी जिंदगी इसी गम में जिए हैं। उनकी बीवी उनकी वजह से इस दुनिया से चली गई है। उस लड़के की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। वो क्यों अम्मी अब्बू कह रहा था? जानती हो, अब्बू ने घर में बताया था कि एक्सीडेंट में उनका बेटा फौत हो गया है। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि लाश भी ना मिली। असल में ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। अब्बू ने अपने बेटे को एक दोस्त को दे दिया था जो बेऔलाद था। अम्मी को लगा कि उनका बेटा मर गया है, जिसकी वजह से अम्मी भी इस दुनिया से चली गई और जो अब्बू का दोस्त था वो भी जल्द ही मर गया। उसके बाद अब्बू की दोस्त की जो बीवी थी, उसके पास तो वो एक बच्चा ही था। जब वो 18 साल का हुआ, उसकी एक छोटी सी लड़की से शादी कर दी गई और अब्बू को ना बताया गया, जिससे अब्बू को बहुत शदीद गुस्सा आ गया। अब्बू के दोस्त की बीवी उसके बाद जल्द ही इस दुनिया से चली गई। अब्बू चाहते थे कि वो अपनी बीवी से अलग हो जाए। उसका कोई खानदान नहीं है। ये शादी बिना अब्बू को बताए की गई थी। अब्बू को नफरत थी उस लड़की से और वो लड़की पागल थी।
सच में ही वो पागल थी। अब्बू कहते कि अगर वो इन्हीं दिनों में गुड न्यूज देगी तो तुम साथ रख लेना, इसी वजह से वो पागल लड़की तुम्हारे पास आई थी, कोई इंजेक्शन लगा दो। मैंने कभी अपनी बीवी को तुम्हारे पास आने से मना नहीं किया था, इसे यकीन था कि तुम इसके पागलपन का मजाक नहीं बनाओगी। पर जिस दिन तुमने इसे जेल देकर टाल दिया था, उसके कुछ दिन के बाद वो सच में हामिला हो गई थी। मैं हक्का बक्का अपने भाई को देख रही थी। उसने मुझे इस अंदाज में बताया कि जैसे मुझे तो मालूम ही ना होगा कि वो मेरा भाई है। मैंने रोते हुए उसकी तरफ देखा और साथ बैठी अपनी भाभी को भी देखा। मेरी आंखों से अब आंसू निकल आए थे। मैं रोती हुई अपने भाई के गले लग गई। उसके बाद हम घर आ गए। अब्बू को जब हमने सारी बात बताई, अब्बू भी ठीक हो गए। उसके बाद सच में हमें कभी तन्हाई नसीब ना हुई। मेरे भाई को खुदा ने एक बेटा दिया था और वो फाइल भी मेरी भाभी की ही थी, जिसे देखकर अब्बू परेशान हो गए थे। अब हम सब एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।